हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रियम्बल से हर लॉ एंट्रेंस में एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और बाकी एंट्रेंसेस जो कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट होते हैं उनमें भी इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई नॉलेज, कुछ नया जरूर सिखाऊं प्रियम्बल को लेके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि द प्रियम्बल इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को ही हम मनाते हैं लॉ डे, और जिसको आज के टाइम पे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन द सेम डे। और इसी डे पे प्रियम्बल भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट किया गया था। तो प्रियम्बल अगर मैं आपको बताऊं, इट इज लाइक एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आप कोई बुक भी पढ़ते होंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका दिया हुआ होता है, वैसे ही प्रियम्बल भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन के तौर पर काम करता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि द प्रियम्बल इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसको बोला जाता है कि इट इज लाइक अ की to open the minds of the makers of the Indian Constitution. It works as a key to the minds to open the minds of the makers of the Indian Constitution, क्योंकि प्रियम्बल के बेसिस पर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है कि वो सारे जो भी फीचर्स उसमें मेंशन्ड है, जो भी आइडियल्स, जो भी गोल्स उसमें मेंशन्ड है, उसको इंक्लूड किया जाए हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर हम प्रियम्बल को पढ़े तो इट सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉम वेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिराइव्ड इट्स अथॉरिटी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिली है। तो दोस्तों, उसका आंसर इसी फ्रेज में है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया have solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic country। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग किस ईयर में और किस डेट को हुई थी। इसका आंसर अगर आपको पता है तो उसका जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में। तो प्रियम्बल को सबसे पहले दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जैसे कि आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो प्रियम्बल को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू ही किया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दो क्वेश्चन आया कि क्या प्रियम्बल डज इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो इसका जवाब दो केसेस में दिया गया, अलग अलग जवाब दिया गया। सबसे पहला केस है बेरोबरी यूनियन का केस है। उसके बाद है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो बेरोबेरी यूनियन इस केस में कहा गया द प्रियम्बल डजंट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पर उसको रिवर्स करते हुए केशव नंदा भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल पार्ट भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ ही साथ इट फॉर्म्स द बेसिक, इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि पार्ट भी है और बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑफकोर्स प्रियम्बल को अमेंड जरूर किया जा सकता है, पर उसके जो बेसिक जो भी फीचर्स हैं, जो कि बेसिक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में लाई करते हैं, उनका अमेंड नहीं किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें प्रियम्बल के बारे में जानना चाहिए वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशलिस्ट और सेक्युलर पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। उसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। और सोशलिस्ट सेक्युलर के साथ ही साथ इंटीग्रिटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट जैसे कि आप सभी जानते हैं उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके थ्रू काफी चेंजेस आए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक एक करके हम इन सारी टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सोवरेन का मतलब ये होता है कि आर कंट्री इज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री को कोई भी बाकी देश ये गाइड नहीं कर सकता कि आप ये रूल्स फ्रेम करिए, ये पॉलिसीज फ्रेम करिए, या आपका ये स्टैंड होना चाहिए। इस पर हम इंडिपेंडेंट हैं टू फ्रेम आवर ओन पॉलिसीज
एंड टू टेक एनी डिसीजन और अनटेक एनी डिसीजन। हम कोई डिसीजन ले भी सकते हैं या कोई डिसीजन ना भी लें, ये हमारा अपना डिस्क्रिप्शन है, हमारी कंट्री का अपना डिस्क्रिप्शन है। हमें कोई दूसरा नेशन, कोई दूसरी कंट्री हमें गाइड नहीं कर सकती या हमारे ऊपर ये फोर्स नहीं कर सकती हम ये पर्टिकुलर डिसीजन ले। जैसे कि अगर चाइना में, इंडिया के और चाइना के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो यूएसए या कोई भी नेशन हमें ये नहीं बोल सकता कि आप ये करिए वो मत करिए, ये करिए वो मत करिए। ये हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टैंड होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो सोशलिस्ट का मोटे मोटे तौर पर ये होता है कि इट मस्ट इरेडिकेट इनइक्वालिटीज इन एवरी फॉर्म। मतलब कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। मतलब एक इक्वालिटी होनी चाहिए इनकम में, स्टेटस में और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो। इसका फासला कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो इसी के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि हमारे कंट्री में एक सोशलिस्ट कल्चर इवॉल्व हो, डेवलप हो, और लोगों के बीच में जो अंतर है, चाहे वो पैसे को लेके हो या क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके हो, वो कम से कम हो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर। ये सेक्युलर वर्ड आप काफी बार सुनते होंगे टीवी डिबेट्स में या न्यूज़पेपर्स में। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, तो सेक्युलर का मतलब दोस्तों ये होता है कि द स्टेट शैल नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन। मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करे या कोई पर्टिकुलर रिलीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करे। स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है। एंड जैसे कि हम देखते हैं कि नेपाल में, नेपाल इज अ हिंदू कंट्री, बट हमारी कंट्री ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन स्पेसिफिक है। हमारी कंट्री एक सेक्युलर नेशन है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 25 से 28 में भी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि राइट टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन हमें दिया गया है। वो इसी बेसिस पर है बिकॉज वी फॉलो द सेक्युलरिज्म। हमारे देश में सेक्युलर, हमारा देश एक सेक्युलर नेशन है और यहाँ पे हर किसी को ये राइट है कि वो अपना धर्म प्रैक्टिस, प्रोपोगेट या प्रोफेस करे अपने हिसाब से। और एक लैंडमार्क केस है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया था कि सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि सेक्युलरिज्म को अमेंडमेंट के थ्रू हटाया नहीं जा सकता है बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक केस में ये आया कि क्या अगर हम प्राइमरी स्कूल्स में कंपलसरी किया जाता है टू टीच संस्कृत, तो डज इट हैम्पर द सेक्युलरिज्म। तो बोला गया कि नहीं, अगर संस्कृत कंपलसरी की जाती है स्कूल में पढ़ाने के लिए तो वो हमारे सेक्युलरिज्म को हैम्पर नहीं करती है। उसके साथ ही साथ एक और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई जिसमें कहा गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, क्योंकि इट वॉयलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सेक्युलरिज्म। तो अगर कोई भी कैंडिडेट धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो ऑफ कोर्स द कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द सेम और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। जैसे कि वर्ड आपको पता ही होगा, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो एमपीज हो या एमएलएज हो, और वो लोग हमें गवर्न करते हैं। हमारी कंट्री में चाइना वाला कल्चर नहीं है जहाँ पे मोनार्की है। हमारे देश में डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्र है। हमारा प्रजातंत्र है हमारे देश में कि हम ही लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वही लोग हमें गवर्न करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं दोस्तों क्या मतलब है रिपब्लिक वर्ड का। रिपब्लिक वर्ड यूज किया जाता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट के लिए। ये बोला जाता है कि रिपब्लिक वो नेशंस होते हैं जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट, वो कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आज रामनाथ कोविंद जी अगर प्रेसिडेंट है तो उनके बाद उनके बेटे या उनका, उनके बाद उनके आगे आने वाले लीगल हेयर उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करेंगे। नहीं, हमारे देश में उसका एक प्रोसीजर है, एक इलेक्टिव प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो ये मतलब होता है रिपब्लिक का। नाउ द नेक्स्ट वर्ड्स जो हम जानना चाहिए हमें वो है जस्टिस। तो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस का जिक्र है। जस्टिस, जैसे कि आप जानते हैं, जस्टिस मीन्स न्याय। तो प्रियम्बल बोलता है कि देयर शैल प्रिवेल सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी सोशल सोसाइटी से आते हो, सोशल कल्चर से आते हो, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और उसी का एक अगर हम वर्णन देखें तो आर्टिकल 15 में हमें मिलता है, जो विच स्पीक्स अगेंस्ट द राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। वो बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो वो क्या प्रमोट करता है? सोशल जस्टिस। उसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 16 विच टॉक्स अबाउट राइट ऑफ इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज। तो वो इट टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सभी लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस, न्याय अर्थव्यवस्था के हिसाब से सभी को जस्टिस मिलना चाहिए।
फिर है पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे कि हमारे देश में सभी को ये राइट है टू कंटेस्ट इलेक्शंस और टू वोट, वो एक बेसिस फॉर्म करता है सोशल जस्टिस का, पॉलिटिकल जस्टिस का। नाउ द नेक्स्ट इज लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो दोस्तों थॉट एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि अंडर आर्टिकल 19 हमें ये राइट दिया गया है टू राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वो कहाँ से आया है, वो कहाँ से आया है, वो आया है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, पर उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि लगाई गई हैं। उसके साथ ही है लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप, जो कि है राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 टू 28। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, मतलब देयर शैल बी एन इक्वालिटी, मतलब दोनों को एक इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी जेंडर से आते हों या कोई भी सोशल स्टेटस से आते हों। जैसे कि हमारे यहाँ ये पावर दिया गया है स्टेट को टू मेक द लॉज, कुछ ऐसे लॉज बना सकती है स्टेट जिसमें वुमेन, चिल्ड्रन, इन सबको बढ़ावा दिया जाए। तो वो किस बेसिस पे आता है, वो आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। एंड द नेक्स्ट एंड द फाइनल वन इज दैट इज राइट टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में हमारे देश में भाईचारा, एकता और हमारे देश की अखंडता, इसको प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में यूनिटी हैम्पर हो, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं होना चाहिए, नहीं कोई भी ऐसा पॉलिसीज या कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनना चाहिए जिससे कि हमारे देश में फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ठेस पहुंचे। तो दोस्तों आई विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड मे आवर country it works for the progress of every section of the society. Thank you so much.